इस छोटे से समय में आप सबने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं, देखे ना। हमारे पास बहुत अधिक साधन संसाधन, कोई मशीनें आदि, ये सब ना होते हुए भी और जितना आपको चाहिए एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए ठीक करने के लिए, उतने क्रियाकलाप के द्वारा सेवा करने का प्रयास किया। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा करने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता है, भैया आप भी समझ लेना। एक तो मिट्टी के विषय में मैंने चैनल में विस्तार से मेरे व्याख्यान है। आपको किसी विषय पर प्रश्न रह भी गया होगा ना, तो अधूरापन नहीं रहेगा, आप निश्चिंत रहें, वहाँ से सब मिलेगा। मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। आकाश खाली ऊपर वाला नहीं है, जो खाली स्थान होता है उसको भी आकाश कहते हैं। वह भी शुद्ध चाहिए, बढ़िया। अब जब इन चीज़ों की आवश्यकता है, पंच तत्वों की, तो मशीनों का क्या कार्य रहा। अब मशीनों के द्वारा टेस्टिंग को मैं कभी ठीक नहीं माना। मैंने टेस्टिंग क्या है ये तो आप सब जानते हैं। टेस्टिंग क्या है, हमारे पास में जो वैद्य होते थे, संबर जी, कैसे वैद्य लोग कैसे टेस्ट करते थे? नाड़ी देख करके, नाड़ी पकड़ के बैठ जाते थे। सुनिए, नाड़ी पकड़ के बैठ गए। अब उनका जो माइंड था, आपकी नाड़ी किस गति से धड़क रही है, कितना ऊंचा नीचा हो रहा है, उसके आधार पर बता दिया करते थे कि तुम्हारी लीवर खराब है। मतलब नाड़ी देख करके वो पूरा का पूरा स्कैन कर दिया करते थे, नाड़ी पकड़ के पूरी बॉडी को। क्यों? अब है तो नाड़ी पकड़ के पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को स्कैन कर लेते थे। और अब आपको स्कैनर बाहर से चाहिए, तब वो मशीनों में एक सिस्टम सेट होता है, याद रखना मेरी बात। एक रोबोट है ये मशीनें सब रोबोट हैं, मशीनें सब रोबोट हैं। तो रोबोट के अंदर जितना प्रोग्राम भर दिया है वो उतना ही काम करेगा, उसके आगे नहीं करेगा। साफ कह देगा मेरे अंदर ये फीचर नहीं है। तो अब रही बात ये शरीर को समझने की, तो आप भी समझ लेना, आज बता रहा हूं थोड़ी सी बातें। नाड़ी पकड़ करके एक गांव में कोई वैद्य थे, जैसे हमारे आर्य जी बैठे हुए हैं। वैद्य जी जो थे बड़े अच्छे वैद्य थे, सुलझे हुए, और उस पूरे क्षेत्र में वही वैद्य थे जो जाने माने थे। लेकिन एक व्यक्ति उनसे बड़ा द्वेष रखता था। वो कई ऐसे नखरे टाइप के कई लोग होते हैं, उनको कुछ समझ में आता ही नहीं है, कितना ही समझा लो नहीं समझ में आता, बस समय की मार ही को समझाती है। तो वो वैद्य जी के लिए कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलता रहता था और कहता था कि ये जो जा रहा ना टोपी वाला वो जो टोपी लगाया करते थे, पगड़ी बांधते थे, धोती वाला, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास से भी गुजरता तो मुझे गुस्सा आता है। और वो मुस्कुरा के निकल जाते थे। कभी कभी मुस्कुरा के उससे नमस्ते भी कर लेते थे। वो चिढ़ भी जाता था। अचानक क्या हुआ, उसके पेट में एक दिन भयानक दर्द उठा। इतना भयानक दर्द उठ गया कि उसका जीना भारी है। लोग इकट्ठे हो गए, चिल्ला रहा जोर जोर से, बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसको चैन नहीं था। जितने लोग शिकायतें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब काम नहीं आ रहा है। किसी ने कहा भाई वैद्य जी को बुला ले। बोले मर जाऊंगा लेकिन उसको ही ना बुलाऊं। अच्छा, जैसे मैं हूं, मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं है। थोड़ी बहुत बात कहता भी हूं तो मातृभूमि के अनुसार, अपने सनातन संस्कृति के आधार पर कुछ बातें मैं कह जाता हूं, लेकिन मेरी किसी से व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं है ना। तो वैद्य जी ने देखा, सुना
कि भाई उसको तो बड़ा दर्द हो रहा है। तो वैद्य जी ने क्या किया, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के, जो जहां भीड़ लगी हुई थी पहुंच गए, जाके बोले, अरे भाई क्या हो रहा है? रामकिशन, रामकिशन के, इसे वापस भेज दो, मर जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, परेशान मत हो, चला जाऊंगा। पर तू एक काम कर, थोड़ी देर के लिए मुझे अपना हाथ दे दे। मैं नाड़ी विशेषज्ञ की बात बता रहा हूं। थोड़ी देर के लिए तो अपनी हाथ दे दे। लोगों ने कहा, भाई पागल है तू, इतने अच्छे हमारे वैद्य जी हैं, तेरे नापसंद करने पर भी तेरा साथ देने के लिए आए हैं, चल हाथ निकाल। वैद्य जी ने कहा, थोड़ी देर हिलना मत और चुपचाप रहे। दर्द तो हो रहा था, सह रहा था, लेकिन वैद्य जी ने क्या किया, उसकी नाड़ी को पकड़ करके वो बैठ गए। उन्होंने भी आंखें बंद की और नाड़ी को समझने लगे। समझते समझते एक काफी देर हो गई, लेकिन जो खोज रहे थे ना वो समझ नहीं आ रहा। बोले लीवर भी ठीक है, किडनी भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो क्या समस्या है? बोले इतने हिस्से में दर्द है। अब उन्होंने कहा, भाई इसका एक इलाज मुझे समझ में आ गया है काफी समय के बाद, क्योंकि पहले मांस आदि बिकते भी थे, मीट वगैरह। तो बोले इतना सा कोई टुकड़ा मुझे चाहिए कहीं से, कैसे करोगे क्या करोगे मुझे नहीं पता, इतना टुकड़ा मांस का चाहिए। वो बोला कि लो अभी मुझे मांस खिलावेगा। अरे बोले तो चुप पड़ा रहा है, अभी मांस खिलावेगा करेगा, तुझे बचाऊं या ना बचाऊं? वैद्य जी ने कहा, ये बताओ। वो किसी दुकान पर गए, थोड़ा सा टुकड़ा कहीं से उठा करके ले आए। उन्होंने किसी तार में बांध के उसके अंदर डाला, मुंह से अंदर डाला और अंदर डाल करके उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। छोड़ने के बाद वो हिला कुछ, तार अपने आप ही। फिर धीरे धीरे अंदर से उसको खींचना शुरू किया तो इतना लंबा, एक ऐसा कोई जैसे जिसके बहुत सारे पंजे टाइप के होते हैं या कुछ ऐसा है, कुछ वहां पल रहा था, जो एक ऐसा कीड़ा पल रहा था अंदर कि जो खा रहा था अंदर से, पूरा खत्म कर रहा था। वो पल ही रहा था, उसको कहते हैं ना सुप्त ज्वालामुखी जो होते हैं, वो चुपचाप था, इधर उधर अपना था, और उसको खींच करके उन्होंने बाहर ऐसे निकाल लिया। निकालने के बाद यूं दिखाया कि ले देख, ये रहा तेरा दर्द, ये तेरा दर्द है और अब तू ठीक है, और मैं रहा हूं जा, और तेरी मेरी लड़ाई फिर शुरू, तेरी मेरी लड़ाई फिर शुरू। उसने पैर पकड़ लिए, बोले मैं तो पागल हूं, मैं तो बहुत अनाड़ी हूं, आप मेरे जैसे मूर्ख की बातों पर गुस्सा मत कीजिए। वैद्य जी आपके जैसा यहां कोई भी नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वैद्य लोगों के पास बड़ी पावर होती थी। आपकी आंखें देखते थे, क्या स्थिति आंखों की, पीलापन है, लाल हो रही है, पानी आ रहा है, शुष्क है, कई अवस्थाएं होती हैं। इसके साथ फिर वैसा ही उपचार होता था। आपके जुकाम के बारे में पूछा जाता था, छींक आती है, जवाई आती हैं, नींद आती है, नहीं आती है, ऐसी बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। क्योंकि मशीन डॉक्टर नहीं है, नहीं मशीन पेशेंट है। मशीन को तो डॉक्टर कभी माना ही नहीं जा सकता। और उसके बाद फिर पेट पर हाथ रखते थे और यूं बजा के देखते थे, गैस्ट्रिक तो नहीं है, गैस तो नहीं बन रही। उसी के साथ साथ नाखून देखे जाते थे, जीभ देखी जाती थी, है ना, जीभ देखी जाती, चलने का ढंग देखा जाता था, बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी, बॉडी लैंग्वेज देखी जाती थी, मतलब शरीर की स्थितियां क्या हैं वो सब देखा जाता था और पता चल जाता था। और ज्यादा हुआ तो भैया लैट्रिन कैसी आती है? बोले वैद्य जी आती तो चिकट करके आती है। चिकट यानी संग्रहणी हो गई है, बहुत ढीली आती है, मल ऐसा आ रहा, चिकनापन आता है उसके अंदर, लैट्रिन के अंदर। बोले आंव बनी हुई है, म्यूकस जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो सब पूरा सिस्टम समझ लेते थे और उसके आधार पर फिर सुझाव देते थे। और आदमी बस उनका एक ही था जी, बड़ी समस्याएं थी तो 40 दिन, बड़ी समस्याएं होती थी तो चिकित्सा 40 दिन तक, 40 दिन का चिल्ला होता था, जानते हैं आप लोग। 40 दिन से ज्यादा दवाइयां नहीं चला करती थी, 40 दिन के लगभग ही वो उसको ठीक कर लिया करते थे।
उसके पीछे थी एक जानकारी, आहार, डाइट, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अगर डाइट को नहीं समझे तो फिर आप बीमार हो जाओगे, पक्का बीमार हो जाओगे। ये तो ऐसे मत करना कि जैसे रबड़ को खींच के रखते हैं ना, कि गुरुजी ने खींच के रखा रबड़ की तरह से, तब तक तो ठीक था और छोड़ दिया तो फिर वहीं पहुंच गए। रबड़ नहीं बनना है आपको। आप मनुष्य हैं, आप सुलझे हुए हैं, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं। ये आप पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षक हैं, ये शिक्षक हैं। आप क्या करते हैं भैया? खेती बाड़ी करते हैं। आप किसान हैं और आप व्यापारी हैं। तो सब अपने अपने ढंग से अलग अलग स्थितियों के स्वामी हैं, सब बुद्धिमान लोग हैं। कोई अनाड़ी अनपढ़ ऐसे नहीं है। अनपढ़ भी हो तो उतनी तो समझ रखनी है कि मुझे खाना क्या है, पहनना क्या है, चलना कैसे है, जीना कैसे है, बस काम हो गया, बढ़िया। तो इसी प्रकार से अब रही बात मशीनों की। जैसे मशीनों पर हम आश्रित हो चुके हैं, मशीनों के आश्रित होने के बाद आप कभी ठीक नहीं रह सकते। और मेडिकल साइंस को तो भगवान माना जाता है आज के समय में, आज के युग में। मेडिकल साइंस के विरोध में अगर मैं कोई बात कह दूं तो मेरे पीछे पड़ जाएगी पूरी लॉबी, कहेंगे इसको निपटाओ पहले, ऐसे नहीं हटाएंगे, नहीं गायब भी कर देंगे। कहां गए स्वामी जी, कौन स्वामी जी थे, किधर थे, वो गायब भी हो गए। ढूंढते रहेंगे, भाई निरोग भारत का मैं वीडियो नहीं आ रही है, गए कहां स्वामी जी, तो गायब कर देंगे। और पता नहीं कितने धर्मात्मा लोग, कितने अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग गायब भी हो जाते हैं, पता नहीं चलता किधर चले गए हैं, वो कहां गए हैं। एक ही जगह है, उनको बस कैद कर दिया जाएगा या तो फिर। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मशीनों पर आश्रित आपको नहीं होना है। बीपी आपको बीमारी मानते हैं, मैं कहता हूं बीपी आपकी मनोवृत्तियां, आपके शरीर के अंदर उतार चढ़ाव का एक प्रकार है, वो उसका इफेक्ट है। कैसे? अभी आप कोई भी बीमारी है, खाना खाया आपने, मैंने उस दिन साथ बताया भी था, मिर्ची वाला खाना खा लिया तो बीपी की स्थिति अभी पता करो, चेक करो। आपने किसी ने गर्मा गर्म चाय पी, क्योंकि बीपी बढ़ाती है चाय, तो चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बीपी की हालत क्या है। कॉफी पी लीजिए, जिसका बीपी लो हो जाता है उसको तो कॉफी पिला देते हैं ना, अरे बोलो हाँ या ना जी। तो कॉफी पिला देते हैं। जब कॉफी पिला देते हैं तो फिर अब बीपी बढ़ना ही है। अब जो जिनका बीपी बढ़ा हुआ नहीं है वो भी कॉफी पी रहे हैं, तो फिर होगा क्या? इसी प्रकार से टेंशन हो जाए तो बीपी चेक करो, आप शांत हैं तो बीपी चेक करो, आप डीप में मेडिटेशन में चले गए, आंखें बिल्कुल साफ हैं, एसिड बना हुआ नहीं, बीपी चेक करो, कुछ नहीं है। और जब ऐसे ही डायबिटीज का है, आप डायबिटीज जिनको थी अभी आप चेक कराइएगा, आपकी डायबिटीज नॉर्मल आ चुकी है पूरी तरह से, पक्की बात कह रहा हूं, बिना चेकिंग के कह रहा हूं कि नॉर्मल है आपकी इस समय डायबिटीज। और आपकी बॉडी का पता आपको भी चल रहा है अंदर से, अपने आप भी पता चलता है कि हां अब मेरे शरीर में वो स्थितियां नहीं है जो मैं पहले था या पहले थी। जो मेरा माइंड पहले था वो अब नहीं है। मेरा माइंड के जो तंतु हैं वो जो सिकुड़े हुए थे वो खुले हैं, थोड़े खुल गए हैं, विस्तार हुआ है। मेरे जो रक्त कणिका हैं वो बढ़ी हैं। कल मैं हाथ चेक कर रहा था आपके आते समय, क्या हाथ लाल हो रहे थे, लाल लाल हाथ हो रहे थे। क्यों? चलते हुए बात कर, मतलब इस तरह से उन्मुक्त जीवन जिया है आप लोगों ने। ये उन्मुक्त जीवन था, उन्मुक्त नेचुरोपैथी थी ये। तो इसी प्रकार से आप किसी भी तरह की ऐसी बीमारियों में अगर ग्रसित हो गए हैं, अभी एक घोषणा और हुई है, कैंसर कोई रोग ही नहीं है। अंग्रेज इन्होंने डॉक्टर्स ने अभी आर्टिकल भेजा है, कुछ आया छपा अभी, बोले कैंसर को बीमारी समझना व्यर्थ है। और ये तो हम पहले से चिल्ला रहे हैं। एक विश्वरूप रॉय चौधरी हैं, अच्छी तरह जानते हैं, हिम्स वाले, वर्षों से कह रहे हैं, हम भी चिल्ला रहे हैं, हमारे जैसों की बात समझ में नहीं आती। अब डॉक्टर ने कह दिया है तो बात समझ में आएगी। मैं जब कोरोना था ना, कोरोना, आपको पता नहीं हमने कोरोना में कितना काम किया है। मेरा एक हाथ मेरे कान पे रहता था, मेरी मोबाइल यूं लगा रहता था, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल आ रही होती थी। क्यों? जिसका कोरोना ठीक हो गया घर में तुरंत प्रचार करता था आसपास फोन करके, बोले कुछ समस्या आती तो गुरुजी को फोन करो, कुछ कहीं जाना मत, गुरुजी को फोन करो।
घर में बैठे बैठे कोरोना की जो समस्या थी, कोरोना को मानता ही नहीं मैं, कोरोना था ही नहीं। ये थोड़ा सा क्या होता है, एक अंदर जमा हुआ क्या नाम है, कफ का ही बिगड़ा हुआ रूप होता था वो। और कोरोना के नाम पर कितनों की किडनी निकाल दी गई, पता है आप लोगों को? कितने ऑर्गन्स निकाले गए हैं, कितनी समस्याएं बनी हैं। ऑर्गन्स निकालने के बाद डेड बॉडी को वहीं पर फूंक डाला, घर वालों को दिया तक भी नहीं, पास में नहीं आने दिया। और मैंने ये भी कहा था, मैंने कि जिस व्यक्ति को कोरोना हो चुका हो, बुरा मत मानना मैं जो कुछ कहने वाला हूं, मैंने कि मैं उसे गले लगने वाला मुझे गले लगाइए, ठीक है ना, उसको मैं स्पर्श करता हूं और मुझे चेक कर लेना। अब नहीं 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद, अभी जब आपको लगता है कोरोना उतनी देर में आता है, मैं तुरंत तैयार हूं, तुरंत ट्रांसफर होता है तो मशीन लगा लो, नहीं आएगा। क्यों? एक होता है ना आदमी सांप से नहीं मरता, सांप के भय से मर जाता है। भय का भूत था ये सारा का सारा, भय। और इतना भय आप जब कमरों में लगातार रहेंगे तो आपको और प्रॉब्लम बन जानी है। आप जब मुंह पर मास्क लगा कर रखेंगे ना लगातार, तो वही श्वास खींच रहे लगातार। और वो मेडिकल वाला, वो जो ऑरेंज कैसा था, वो आसमानी टाइप का जो था, हरा, वो मुंह पे लगाते थे तो उससे और प्रॉब्लम बनती थी, वो चिरमिराहट से लगते थे। कितनी समस्याओं में फंसा है देश। मशीनें, मेडिकल, पूरी दुनिया का भट्टा बिठा रखा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जहां पर -40 टेम्परेचर रहता है, उनका पैरामीटर बॉडी का, उनके मानक, और साउथ अफ्रीका में रहने वालों के मानक, जहां गर्मी रहती है, या ऐसा समझ लो हिमालय में रहने वाले लोग और हमारे दक्षिण भारत में रहने वाले लोग, हम दूसरे देश की क्या बात करें, हमारे देश में ही सब है, तो दक्षिण भारत में रहने वाले लोग, और क्योंकि वहां तो गर्मी होती है, वहां बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो उन सब के पैरामीटर एक ही कैसे हो सकते हैं? एक ही कैसे काम करेंगे? सबका सिस्टम अलग अलग है, याद रखना। मैंने एक चीज पर एक बार कहा था, मैंने कि जो हस्तरेखा की बात करते हैं ना, ये पागलपन है, व्यर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति की हस्तरेखा अलग है। पूरी दुनिया में एक जैसी किसी की है ही नहीं। अंगूठा सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। अंगूठे का जो निशान लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? सबका एक जैसा नहीं है। तो तुम्हारा भाग्य कैसे बताया जा सकता है? उसकी तो पूरी कुंडली अलग ही तैयार होगी, पूरी की पूरी। बनाओ, उसकी कुंडली कैसे बनेगी? और हर व्यक्ति के लिए अलग किताब लिखनी पड़ेगी, हर अंगूठे की अलग किताब लिखनी पड़ेगी, तब कुछ समझ में आएगा। मजाक नहीं है, हंसी खेल नहीं है, पूरा समाज फंसा पड़ा है। तो यहां पर आपके लिए उतना बताने का प्रयास किया है कि जितने से आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। 2 केंद्रों को साफ रखना, जीवन भर स्वस्थ रहने का उद्देश्य बता रहा हूं, आप समझ गए मेरी बात को। 2 केंद्रों को साफ रखना। मेरे गुरुजी ने लिखी पुस्तक में भी उन्होंने लिखा, गुहा द्वय निर्मिता सर्वे रोगा। 2 गुहाओं में सभी रोगों का निर्माण होता है। कौन कौन सी 2 गुहाएं? आपकी आंतें, बड़ी छोटी छोड़ दो, आपकी आंतें, आंतों वाला भाग, और उससे पहले हम करेंगे स्टमक, आमाशय। बस यहां पर दो स्थान है आपके, ये रोगों की फैक्ट्री है। अब उन्होंने अगला सूत्र लिखा, गुहा त्रयः निर्मिताः सर्वे रोगाः। 3 गुहाओं में सभी रोग प्रविष्ट हो गए। गुहा त्रयः प्रविष्टाः, प्रविष्ट हो गए हैं सभी रोग। कौन कौन से? आंतों में तो है ही, आमाशय में भी है। आमाशय का जितना भाग है वो सब घिरा पड़ा है, पूरा का पूरा। और ये जो आपका कंठ वाला भाग है, पूरा गर्दन आदि, यानी कि आपकी छाती से ऊपर का भाग, बाकी यहां प्रवेश कर गए हैं। अब 2-3 चीजें हैं आपके शरीर में। आपकी आंतों में मल जमा है, और मल भी इस तरह से जमा हो गया है, वो सूख करके काला पड़ गया है। अगली बात, म्यूकस आंव चिपकी पड़ी है। और चिपकी कहां पड़ी होती है? कोष्ठबद्धता बोलते हैं इसको। कब्ज को क्या बोलते हैं? कोष्ठबद्धता। कोष्ठबद्धता, आपके जो कोष्ठ हैं, कोष्ठ किसे कहते हैं? कोना। प्रकोष्ठ कहते हैं कमरे को। जो आंतों के अंदर की जो वॉल है, दीवार है, उनके जो कोष्ठ है अंदर, उन कोष्ठों में मल चिपका पड़ा होता है।
और जो मल वहां चिपका पड़ा होता है, वहां पर छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, और जो उनके मार्ग ये ऐसे चलते हैं, ऐसे छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, वहां पर जो रस छोड़ने का करने का काम चल रहा होता है, उनके भी मार्ग बंद हो जाते हैं, मार्ग सूख जाते हैं, आंतों में पूरा रस नहीं पहुंच पाता। अरे, और वहीं से गंदा रस वो चूसती रहती हैं, ऐसे गंदा रस चूसती रहती हैं। तो इसी प्रकार से चरम रोग आया है, मजाक नहीं है, ऐसे नहीं आया चरम रोग। तो इसी प्रकार से कई सारी समस्याओं में आदमी फंसा पड़ा है, और जब तक उसे क्लियर नहीं करोगे, और उसे क्लियर करने के लिए लोगों ने मशीन लगा दी है, क्या बोलते हैं, कोलन, उसका नाम ही कोलन रख दिया है, आंतों की सफाई के लिए। तो ये मैंने भी करा के देखा एक बार, मुझे कहा कि भाई, मैंने सुना कि ऐसी कोई मशीन है कि जो आंतों को इस तरह से फिल्टर कर देती, साफ कर देती है। कि भाई अगर ऐसी बात है तो हम भी प्रयास करते हैं। हालांकि मैं मशीनों पर आधारित नहीं रहा, फिर भी अगर कोई ऐसा सिस्टम आ गया है कि जिससे बड़ा लाभ मिले, मैंने कराया जी। और उसमें दिखाई भी देता है, स्क्रीन पर मल चलता हुआ दिखाई देता है। कितने लोग जानते हैं इस विषय को? हाँ, नहीं, कोलन, उसको पानी जाता रहता है, उसकी सफाई होती रहती है आंतों की। चलो छोड़ दो। तो स्क्रीन पर मल भी निकलता हुआ दिखाई देता रहता है, समझ गए मेरी बात को? मल वहां भी दिखाई दे रहा है कि मल निकल रहा है, उसमें थक्के थक्के से भी जाते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वो जो चिपटा पड़ा है, जो अंदर वॉल पर चिपटा हुआ है, उसको वो भी नहीं निकालती। तो ऊपर वाला मल तो हमारे वैद्य जी त्रिफला की फंकी दे देंगे, ऊपर वो से निकल के साफ जाएगा, किसी ना किसी प्रयोग से निकल जाएगा। सनाया गुड़ सौंफ की काढ़ा बना के पी लीजिए, वो भी झट से निकाल देगा। तो इसी प्रकार से मशीनों पर आधारित होना व्यर्थ है। मैंने एक बार एक अपने व्याख्यान में कहा था कि अगर नया जीवन चाहिए तो कुछ समय मेरे पास ऐसे समय आओ और टाइम भूल जाओ कि कितने दिन के लिए आए हो, अपने को ठीक करने की स्थिति में आओ। ठीक करने के लिए ही आओगे, ठीक करने के लिए ही आओगे। तो फिर जब तक पूरी तरह से आपके पूरी बॉडी एकदम बच्चे जैसी नहीं हो जाती, फिर जाओ मत। उसमें 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 2 महीने लगे। मैंने एक नाम भी बताया था ना किसका, आचार्य देवव्रत जी का, 2 महीने लगे थे उनको। एक भूषण जी आए थे, भूषण सरीन, जिनकी स्किन सड़ गई थी पूरी, सड़ गई यानी कि सोराइसिस, इतना खतरनाक सोराइसिस था, पीप निकल रहा होता था पूरे शरीर से, ब्लड निकलता था, उनके कपड़े खराब होते रहते थे, उसमें कितनी दुर्गति में जी रहे थे वे। भूषण सरीन को 2 महीने लगे, 2 महीने में मेरी आपकी जैसी त्वचा हो चुकी थी, बिल्कुल साफ सुथरी एकदम। तो इसी प्रकार से ये तो नया जीवन देने वाला मार्ग है, प्राकृतिक जीवन शैली है, ये प्राकृतिक चिकित्सा है। ये फास्टिंग इसमें करवाई जाती है, और जब फास्टिंग करवाई जाती है तो फास्टिंग से ही पूरी तरह से अंदर पूरा सिस्टम क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। फास्टिंग ही है, उपवास ही है जो अंदर से सुप्त ग्रंथियों को चालू करने का काम करती है। अभी आपका उपवास नहीं हुआ ढंग से, आप मेरी बात समझ रहे हैं? उपवास नहीं हुआ है, घर जाने के आपके अंदर मानसिक तनाव ना हो जाए उल्टा, आपको कुछ ऐसे, क्योंकि अब सुनने में प्रवचन अच्छे लगते हैं, लेकिन जब एसिड उखड़ता है ना, वो सारे प्रवचन भूल जाता है आदमी। वो कहते हैं ना, जब धार पे रखा जाता है, शान पे धरा जाता है ना, फिर सारे उपदेश समाप्त हो जाते हैं, फिर दिमाग में नहीं रहता। तो एसिड उखड़ने लगा, 1-2 बार किसी को उल्टी आई भी है, कल आई है, कईयों का जी में चलाया है, आपका भी हुआ है, और आपका भी हुआ है, युवराज, हाँ युवराज का भी हुआ। तो उसके बाद में हमने फिर एक आपको अर्क पिलाया है, ध्यान है आप लोगों को? अब अर्क ना पिलाएं, रात्रि में लगातार 10-15 बार उल्टियां हो जाएं, तो माता भले साथ आई है, तो लेकिन माता स्वयं नहीं सहन कर पाएगी मेंटली। जबकि पता है गुरुजी भी हैं, हर समय गाड़ी पास खड़ी है, इमरजेंसी हो तो फिर देखा जाएगा, कोई चिंता नहीं, लेकिन वो सहा नहीं जाएगा कि बच्चे को उल्टियां लग गई हैं। उल्टियां लगना तो आज के समय में रोग माना जाता है। उल्टियां लगना रोग नहीं है। परमात्मा को धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलना चाहिए कि मुझे उल्टियां लग गई हैं। क्यों? उल्टी लगने पर एक ऐसी उल्टी लगती है जिसमें उबकाई भी आती है साथ में,
पहले तो निकलता रहेगा, कड़वा कड़वा खींच देगा शरीर बाहर, उस शरीर उसको बाहर फेंकता है, फेंक दिया उसने, फेंक दिया, और फिर बाद में हुबकाई सी आती है बहुत देर तक, और हुबकाई भी फिर शांत हो जाती है, अपने आप शांत हो जाती है। ऐसे ही लूज मोशन आते हैं। लूज मोशन जब आते हैं तो लूज मोशन आए तो परमात्मा को धन्यवाद बोलो, चुपचाप अपना उसकी शुद्धि होने दो। बुखार आता है तो बुखार के जैसा वरदान कुछ नहीं है। बुखार तो आपके शरीर में रुका हुआ जो गर्मी होती है वो सबको निकालने की कोशिश करता है, जो तह में रुकी पड़ी है। और जब बुखार के बाद शांति आती है, कितना हल्का हल्का लगता है, पता आपको नहीं? 3 दिन के बाद बुखार में से जब उठ के निकलता है आदमी, तो अपने आप को नया समझता है कि मैं नया हो गया हूं। तो आप लोगों ने बीमारियों को, जिनको हम बीमारी मान रहे हैं, वो क्या है? शरीर अंदर से अपने आप को हील कर रहा है। बात समझ आ रही है? हील कर रहा है, शरीर अपने आप को ठीक कर रहा है, क्योंकि जो रोग जैसे इकट्ठे कर रखे हैं आप लोगों ने, वो शरीर से वैसे ही जाएंगे। सूजन कहीं पर आ रही है, अब सूजन आ रही है तो आप तो उसको समझ ही नहीं पा रहे, सूजन कितना बड़ा काम है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली से बढ़कर के कुछ भी पैथियां पूरे संसार में नहीं है। भारत में पहली गोली मतलब वो जो टैबलेट कौन से सन में आई थी? सन 1824 या 84, मुझे ऐसा डाउट है, आप चेक कर लेना, आज मुझे चेक करके बता देना। पहली जो टैबलेट लॉन्च हुई है 1800 कुछ में हुई है, जो अंग्रेजों ने भारत में की थी। क्या उससे पहले देशवासी कमजोर थे? यूरिया कब आया भारत में? क्या यूरिया जब तक हमारे खेत में जब तक यूरिया नहीं डाला जाता था पहले, तो फसलें नहीं होती थी हमारे खेत। हम ऐसे पागल बने हैं, हम स्वयं अब कहीं के भी किसी काम के नहीं रहे, किसी तरह के नहीं रहे। किसानों ने खेती बर्बाद कर ली, और खेतों से अन्न हमको शुद्ध नहीं मिल रहा, हर चीज बेकार बकवास आ रही है, खाने योग्य है ही नहीं। और आपको मेरे जैसे की बात समझ में आ नहीं रही। क्यों नहीं समझ में आ रही? अजी कौन करेगा? हाँ भैया मैं चल तेरे, अब मुझे साथ में ले चल, मैं तेरे को कर करके देता रहूंगा, तेरे को खिला भी दूंगा बिठा करके, सुबह शाम खिला दूंगा। गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपके लिए एक रास्ता निकाला था। रास्ता ये था, अपने 2 केंद्रों को साफ कर लो। 2 केंद्रों को साफ करने के लिए एक तो जल नीति, रबर नीति, तेल नीति, कुंजर क्रिया, 4 क्रिया हैं ये। बस ये तो सीख गए आप लोग। जल नीति करने में कौन से समस्या है? गुनगुना पानी, उसमें नमक डाल करके, सेंधा नमक, और उसमें जल नीति कर लो, और नहाने के समय कर लो। तेल नीति और रबर नीति आसानी से मिल जाती है। 3 नंबर का कैथेटर है ये, जिसको यूरिन खोलने के काम आता है, जो मेडिकल में रखते हैं ना, जिसको बद लग जाता है तो यूरिन को खोल देते हैं इससे। इसी प्रकार से रबर नीति, और फिर बाद में सरसों का तेल डालते हैं नासिका में, तो नासिका में सरसों का तेल डालते हैं तो वो भी कफ को काट काट के बाहर निकालता है। देखा ना, बहुत देर तक थूकते रहते हैं। और इसके बाद में मुलट्ठी के पानी से कुंजर क्रिया। अगर आपको डायबिटीज है तो आम के पत्ता उबाल के उसके पानी से कुंजर क्रिया कर लो, जामुन के पत्तों से कर लो, ठीक है। बेल फल के पत्तों से कर लो, नीम के पत्तों को उबाल के उससे कुंजर क्रिया कर डालो। आपका पेनक्रियाज एकदम ठीक, त्वचा के रोग ठीक। इसी प्रकार से किसी को अर्थराइटिस का रोग है, जोड़ों के दर्द है, हार श्रृंगार की पत्तियां, उसकी पत्तियों को उबालिए। पत्तियों को उबालने के बाद उसके पानी से कुंजर क्रिया करो, और दिन में एक आध बार 2 बार हार श्रृंगार की पत्तियों का काढ़ा बना के पी लीजिए। जो ब्लड है गाढ़ा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल जम गया, उसको तोड़ देगा, थक के तोड़ देगा। अगर कोलेस्ट्रॉल किसी को बढ़ गया है, बहुत ध्यान से समझते रहना, कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ गया है तो भैया दालचीनी से अच्छा कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कुछ भी नहीं है। आपकी किडनी खराब है, लीवर खराब है, कासनी घर में लाके रखो। कासनी के बीज आते हैं, ये पंसारी हैं, जानते हैं। अच्छा, भेज भी सकते हो किसी के पास, आप इनका नंबर ले रहे हैं, ये भेज देंगे आपके पास। और महाराज शुद्ध भेजना, वो चूहों ने खाई वाई मत भेजना। और चूहों के वो जो ना उसमें जो मल पड़ा रहता है वो भी साफ सुथरी बना करके रखो, पैकेट, ठीक है। हाँ, तो कासनी मंगाइए। कासनी तो आपके लिए वरदान है। कासनी एसिड का भी शमन करती है, कासनी पाचन तंत्र को ठीक करती है, कासनी त्वचा को ठीक करती है, समझना।
कासनी भूख बढ़ाती है, कासनी यूरिन इन्फेक्शन होता है उसको ठीक कर देती है, कासनी का गुण बता रहा हूं। कासनी किडनी को ठीक करती है। हमारे यहाँ पास में ही हल्द्वानी नाम की जगह है, हल्द्वानी शहर है। हल्द्वानी में कोई सज्जन रहते हैं, अब मुझे पता नहीं क्या स्थिति है, काफी समय पहले सुना था, कासनी का रस पिला करके वो डायलिसिस के पेशेंट को ठीक कर देते हैं, जो डायलिसिस पर चल रहे होते हैं, तो डायलिसिस भी रुक जाता है। तो कासनी कितना लाभ देती है, बाप रे, तो किडनी को नया बना देती है। तो कासनी का, और कासनी लीवर के लिए वरदान है, लीवर को ठीक कर देती है। तो कासनी बहुत काम करती है। अभी मत बोलो, मेरा माइंड पूरा चल रहा है। तो कासनी इतना बढ़िया काम करेगी। और कासनी के दो तरीके हैं। कासनी का बीज, मैंने तो बीज का प्रयोग करवाया है। बीज, अभी जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में बीज प्रयोग करना, जब गर्मियां आ जाएंगी तो गर्मियों में उसकी पत्तियां प्रयोग में लाना। बीज को क्या करते हैं, लगभग एक व्यक्ति के लिए 10 ग्राम कासनी के बीज। अभी मत बोलो जी, कासनी के बीज 10 ग्राम के करीब लेकर के आप उसको, आप क्या करेंगे, उसको भिगो दीजिए पानी में, धो करके पहले धो लें, पहले धो के छलनी में छान लें, और फिर आप उसको भिगोइए आधा गिलास पानी में, कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटा तक भिगा रहने दो। उसके बाद उसको छान लीजिए। उस पानी को फेंकना नहीं, पानी का रंग बदल जाएगा। अब उसको फेंकना नहीं है। अब सिलबट्टे से जो कासनी के बीज हैं उनको पीसिए। पीसने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप उसको, वो जो पानी था जिसमें भिगोई थी, उसी पानी में मिला करके छान करके पी जाइए। लेकिन सिलबट्टा चाहिए, खलबत्ता चाहिए, मिक्सी में बात बनती नहीं है। तो इस तरह से आप इसका सेवन कीजिए। तो कासनी दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। बिटिया को भी देना, आपके लिए बता रहा हूं, बिटिया को भी कासनी का बीज देते रहना, अच्छी चीज है। अब रही बात कासनी के पत्ते, आपने कहा कि सर्दियों में आते हैं, लेकिन आप उसे जब बोते हैं तो वो अभी भी हो जाएगी नहीं, अभी होली के बाद भी शुरू हो जाएगी। जब बो दोगे उसको, भूमि तैयार करके, तब भी पत्ते आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी रोग है तो किसी भी अवस्था में हम कुछ भी ले सकते हैं। ऐसी अवस्था में आप कासनी के पत्ते, लेकिन मैं जो खेतों में कासनी है ना, उसके लिए नहीं आपको कहूंगा। हाँ, खेतों में तो यूरिया वगैरह बहुत डाला जाता है। आप बीज ले आइए, आप अपने घर के गमलों में बो दीजिए। अगर आपके घर के आंगन में कुछ जगह है तो थोड़ा सा पत्थर निकाल करके उस भूमि को वहां तैयार करके किनारे उसको हरा बो दीजिए। वो कासनी के बीज, पत्ते तोड़ करके उसका रस बना के पीजिए। आपका पूरा का पूरा तंत्र एकदम ठीक हो जाएगा। कासनी को साधारण चीज नहीं है, कासनी अमृत है। तो आप लोग इसका सेवन कर सकते हैं। तो अब रही बात ऊपर के केंद्रों को साफ करने के लिए, मैं कुंजर क्रिया पर बात कर रहा था। तो अलग अलग तरीके से आप कुंजर क्रिया कर सकते हैं। अगला विषय आता है आंतों को साफ करने के लिए। आंतों को साफ करने के लिए मैंने एनिमा के बारे में बताया है। एनिमा भी, उसकी आदत नहीं डालनी है आपको। अभी आपने 5 दिन लगातार ले लिया है, आज 6ठा दिन है, 6 एनिमा हो जाएंगे। कल आप नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 दिन एनिमा हो गया, हम 1 आध दिन बीच में छुट्टी भी कर देते हैं कि आज छोड़ दो, आज कोई दिक्कत नहीं है, लगातार हो गया है काफी। तब आप 1 सप्ताह आपने एनिमा का प्रयोग कर लिया। अब सप्ताह में 1 दिन का प्रयोग। अभी जाने के बाद इन्हीं क्रियाओं को आप 2 दिन कर सकते हो। जाने के बाद, घर जाने के बाद 2 बार, सप्ताह में 2 बार। और जब 5 सप्ताह या 4 सप्ताह, 1 महीना लगभग 2 बार कर लो, तो सप्ताह में कितने दिन हो गए, महीने में कितने दिन हो गए, 8 दिन हो गए ना। तो 8 बार आप कर चुके होंगे और आपका सिस्टम क्लीन रहेगा। अगला विषय, फिर आ जाना सप्ताह में 1 बार, 1 महीने बाद सप्ताह में 1 बार, 1 दिन प्रातःकाल का समय, रविवार का दिन अपने लिए निर्धारित कर दो कि प्रातःकाल से लेकर के आज का ये समय मेरा अपना है, मेरी निजी प्रॉपर्टी है।
मुझे ना तो फालतू किसी से बातें करनी है, ना घर वालों में ज्यादा टेंशन देनी है, मुझे अपना उपचार करना, अपना शुद्धिकरण करना। आज मेरा शुद्धिकरण का दिन है। लिख दो दीवार पर, लिख के रखो कि आज मेरा शुद्धिकरण का दिन है। आप पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ, पोतियों के साथ, सबको मिला करके परिवार के साथ में आप अपने घर की छत पर, अपने आंगन में इस तरह के प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे ही मिट्टी का लेप है। आपको पता सूर्य स्नान किया था आप लोगों ने? कितनी बार हुआ सूर्य स्नान? 1 टाइम, क्योंकि यहां धूप नहीं आती ढंग से। हमारे यहां पर ऋषिकेश में इसलिए किया था क्योंकि वहां तो धूप ही थी, और जब धूप होती है तो मैं भाप नहीं दिलाता। भाप को मैं पसंद ही नहीं करता हूं, क्योंकि आपने भी अनुभव किया होगा कि जो अंदर से पसीना निकल के आया वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। और अभी आपके यहां पर धूप थोड़ा सा तेज मिलेगी, दिन वाली, यहां आपके वहां मिलेगी तेज, तो आप वहां पर सूर्य स्नान आसानी से कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो शरीर के अंदर से पसीना निकालेंगे, पूरी त्वचा का रंग बदलना शुरू हो जाएगा अपने आप ही, देखना। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रियाएं हैं। सप्ताह में 1 दिन अपने लिए रखो भैया। अगर नहीं रखोगे तो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट चलते रहेंगे। अपॉइंटमेंट नहीं लेने आपको नेचुरल लाइफ स्टाइल पर ही खड़े हो जाना है। और अगर समाज को मेरी ये भाषा समझ में आ गई, मेरी बातें समझ में आ गई, मैं ये कहता हूं समाज में स्वास्थ्य का दिया जल जाएगा। मैं ये कहता हूं कि जितने भी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी पढ़ाइयां पढ़ करके इंग्लैंड से हमारे यहां आए हैं, इंग्लैंड की पढ़ाई को थोड़ा वहीं रोक दो। हमारे जैसों की जो प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान है, जो नेचुरल साइंस है, जिसके ऊपर पूरा संसार जीवित है, इस साइंस को भी समझो और अपने लोगों को परामर्श देना प्रारंभ करो। जब आप घर जाएंगे, घर जाने के बाद एक प्रक्रिया आपकी होगी, क्या खाएं क्या। यहां रह करके बौखलाना मत, यहां रह करके दिमाग को ऐसा मत करना बस यहां से एक बार छूट तो जाए, बस जाकर के मैंने भी ना आलू के पराठे खाए। आलू के खाओ या गोभी के खाओ, अब आपका जीवन आपके हाथ में है, ये याद रखना। यदि आपकी मेरे प्रति थोड़ी भी आस्था है, मेरे प्रति छोड़ो, आपकी अपने प्रति थोड़ी आस्था है, आपका अपने प्रति सम्मान है, तो गलत चीजें खा करके अपना अपमान मत कीजिएगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप जाओगे मेरे पास तो दूसरा बैच आ जाएगा, कोई और आएगा मेरे पास, तो ढेर मेरे पास। जब मेरे शिविर होते हैं तो मेरे पास तो गेट के बाहर निकलते ही 2 दिन के बाद नया बैच फिर आ जाता है। मैं तो फिर मुस्कुराना शुरू कर दूंगा, मैं तो फिर वैसे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन संभालना आपको अपने आप को है, जीवन आपका आपके साथ है। तो इस तरह से आप अपने जीवन को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनाएंगे। खाने पीने के लिए ये जो जीव है ना, किसी ने कहा जीव तो खाने के लिए बनी है, मैंने कहा हाँ, तो बकरा भी खा जा, मुर्गा भी खा जा, अंडा भी खा जा। एक आदमी मेरे पास में आया, बोला जी मैंने कोई भी प्रकार का जीव नहीं छोड़ा है, मैंने सब खाया है। मैंने कि मगरमच्छ खाया तूने? बोले हाँ जी मैंने मगरमच्छ भी खाया है। तो कैसा आदमी रहा होगा वो, है जी? राक्षस, ऐसा राक्षस गजब का। अब मेरे पास में आ गया जी, मुझे उसके एनिमा लगा करके मगरमच्छ निकालने पड़े। लगा इसके अंदर एनिमा। और जिस दिन लगा पोटास का एनिमा, अंदर से उठ के ही ना आवे। बोला जी मुझसे तो वहां से उठा ही नहीं गया। मैं कि पर उठे क्यों? पता है क्या निकल रहा था अंदर से? मगरमच्छ निकल रहा था। मैं कि मगरमच्छ तो निकलेगा, निकालो उसे। तो उल्टी कराई, तो उल्टी में जाने क्या क्या उपद्रव हुए, बहुत कुछ निकला अंदर से। वो तो निकलना ही था, कितना कचरा इकट्ठा कर रखा होगा। लेकिन हालत कितनी खराब थी उस व्यक्ति की पता है, बेकार हालत, बुरी हालत। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं भैया, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अच्छा बनाना है, पवित्र बनाना है, वैदिक मार्ग पर चलना है, वेद मार्ग पर चलना है। पाखंड के रास्ते पर आपको बिल्कुल नहीं जाना। याद रखना मेरी बात, पाखंड के रास्ते पर मत जाना। पाखंड के रास्ते पर जाने से आपका धन भी, तन भी, मन भी सब खराब हो जाता है।
अपने महापुरुषों को आदर्श मानो, घर जाने के बाद संयम से रहना, और खाना क्या है, भूख लगे अभी जाने के बाद क्या करोगे, जैसे दलिया, पतला पतला सब्जी डाल के दलिया बनाना, ठीक है सेठ जी, समझ लो। घी भी डाल सकते हैं इसमें। हाँ घी सुनो जी, सही पूछ रहे हैं। अब आप पूछिए, नहीं पूछोगे तो अधूरा पर रह जाएगा। आप अभी घी मत डालो थोड़े समय, जैसे आंख साफ हुई है उसमें कुछ चिकनापन तो नहीं चाहिए। आप चिंता मत करो, आप दलिया बना खाइए। जो पोषक जितने भी अन्न हैं उन सबके पास में अपनी पावर होती है। हाँ, और जैसे सब्जियां हैं, सब्जियां भी पेट को साफ करेंगी, आंतों में पूरी पावर देती हैं। आपने लौकी कच्ची देखी, कच्ची सब जानते ही हैं, कच्ची लौकी पर ऊपर नखून लगाइए, नखून ऐसे गाड़ दीजिए, हटाएंगे तो क्या निकलेगा, पीला पीला सा निकलता है, और रस जैसा निकलता है, एक रस ऊपर आ जाता है, और उसका रंग कैसा होता है। तो इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब्जियां और इनके रस, रस नहीं है, रसायन है, रसायन। हाँ जी वैद्य जी, ये रसायन है सभी, ये रसायन भी आपकी आंतों की पूरे सिस्टम की सफाई करते हैं। तो हम रसायन कम भेज रहे हैं बॉडी के अंदर, हम कचरा ज्यादा भेज रहे हैं। हमने शरीर को डस्टबिन बना दिया है, डस्टबिन नहीं बनाना इसे। तो इसी प्रकार से आप घी के लिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन देसी गाय का ही लेना, शुद्ध देसी गाय का, भारतीय जो गाय है, भारतीय नस्ल की जो गाय है, उस गाय का घी लाना जो 2000 रुपए किलो मिलता है। राष्ट्रीय समस्या हो रही है। हाँ जी, मिलती ही नहीं कहीं। अब तो मत लेना फिर, मिलता नहीं। और वो भी गाय चरने वाली होनी चाहिए। तो इसका मतलब घी की छुट्टी हो गई। एक अरे छोड़ जाने दो यार, समझो मेरी बात। तो घी आदि अभी तुम रोक दो। अब आगे काम क्या काम करना है, खूब सलाद की मात्रा बढ़ा दो। अब गाजरें आने वाली शायद आ गई होंगी, है ना, गाजरें खूब कच्ची कच्ची गाजरें चबाना, आपके लिए कह रहा हूं। आप भी मूली कच्ची कच्ची बढ़िया बढ़िया मूली आएंगी, मूली पत्ते सहित खाना। मैं कहता हूं ना तो बवासीर रहे, कच्ची मूली खाने से, पत्ता सहित खाने से बवासीर पूरी तरह से मूली खाने से ठीक हो जाती है, पथरी भी ठीक हो जाती है। एक नहीं, एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, उस आर्टिकल का था एक मूली 1000 गुण उसका। टाइम है इनका खाने का, प्रातः काल में, शाम को नहीं खाना चाहिए। प्रातः काल में खाया सोना, प्रातः काल में सोना, दोपहर में चांदी, और दोपहर के थोड़ा बाद तांबा, थोड़ा समय बाद फिर उसके बाद लोहा। तो इसीलिए शाम को खाने का विधान नहीं है, क्योंकि अग्नाशय मंद हो जाता है, पाचन तंत्र मंद हो जाता है। इसी प्रकार से आप सामान्य सब्जी आदि लेकर के, और अब सर्दियों में मक्का की रोटी का सेवन कर सकते हैं, ज्वार की रोटी का सेवन कर सकते हैं, ठीक है, और कभी कभी बाजरा भी ले सकते हैं, लेकिन अन्नों को मिला करके मत लेना। अन्न को मिला करके, बहुत सारी सब्जियों को मिला करके अगर आप खाओगे तो क्या स्थिति बनेगी बता दूं, समझ लो स्थिति क्या बनेगी। अगर 4 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, मौन तो नहीं बैठेंगे, मौन नहीं बैठोगे। किसी को तो कांग्रेस पसंद है, वो कांग्रेस प्रेमी मिलेगा, किसी को सपा पसंद है, समझ लेना मेरी बात क्या होने वाला है। किसी को सपा पसंद है, किसी को बसपा पसंद है, किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को अलग अलग पार्टी, तो इसी तरह से सब पसंद है। इन्होंने कहा भाई योगी जी जैसा आज तक कोई नहीं आया। सपा वाले कहेंगे कुछ पता भी है योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में पता है, वो सारी बित्ती उखाड़ने शुरू कर देगा। वो वाला बोलेगा हमारी पार्टी से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं हुआ आज तक। तो इसी प्रकार से ये सभी अन्न अलग अलग पार्टी हैं। तो जैसे वो लड़ पड़ेंगे आपस में थोड़ी देर में ही, ऐसे ही ये भी लड़ेंगे। बात क्लियर हो रही है। तो ये भी सब आपस में लड़ेंगे। अन्न जो भारी है वो कहेगा भाई मैं तो थोड़ा देर में बचूंगा, वो कहेगा मैं तो पहले बचूंगा। ऐसी सब्जियां भी, और सब्जी चलो सब्जी है, 1-2 सब्जी आपने मिला भी ली, 1-2, जैसे आलू के साथ में कुछ सब्जियों का तालमेल है, मटर का मेल है, ऐसे ही कुछ टमाटर कहां डालना ये माता बहनें भी अच्छी तरह जानती हैं कि किसके साथ किसका मेल नहीं है। अब इसी प्रकार से कई सारे अन्नों को नहीं मिलाना, सब्जियों को बहुत ज्यादा नहीं मिलाना, सलाद भी सिंगल 1-2 सलाद लेकर के अपना काम चलाइए। इससे आपका जीवन आगे तक बिल्कुल फिट बना रहेगा, कभी बीमारी नहीं आएगी।
अब आगे जूस आएंगे बढ़िया बढ़िया। अब जूस, गाजर का जूस आएगा, गाजर चुकंदर का, और उसमें थोड़ा आंवला डाल लिया, तो तीनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया है। ऐसा चेहरा लाल सुर्ख हो जाएगा। ये भैया कहेंगे अजी थोड़ा सा दूध भी तो बता दो, थोड़ा सा दूध बताओ। दूध नहीं बताओगे तो जान कैसे आएगी। मेरे पास में समझना सारे बीमार लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ में पहलवान लोग भी जुड़े हुए हैं, बॉडी बिल्डर भी है मेरे पास बॉक्सर भी हैं, मेरे पास सभी वैरायटी के लोग हैं इस समय। क्यों? जब लोग आते हैं तो सभी तरह के तो आएंगे, और वैसे यूथ भी जुड़ा है मेरे पास में शहर में। तो आपको अगर अपना दूध की आवश्यकता लगती है, लेकिन दूध मेरे गुरु जी से कोई पूछता था कि दूध पिए या ना पिए, बोले तुम्हें उसके लिए बछड़ा बनना पड़ेगा। बोले कैसे बछड़ा बनना पड़ेगा? या फिर झोटा बनना पड़ेगा, भैंस का बच्चा बनना पड़ेगा? बोले भैया वो कैसे बने? बोले वो झोटा या भैंस जो बैल है वो कितना फुर्तीला होता है, कितनी उछल कूद करता है, कितनी मेहनत करता है। अब उसकी समझ में कुछ आया। बोले जब पसीना बहा दो शरीर से पसीना चू रहा हो, तब आप दूध पीने के अधिकारी बनते हो। अब तुम्हें मैं ऐसे ही बता दूं, ऐसे यूं ही कि दूध पी लेना, और दूध आपको मिलता ही नहीं शुद्ध। पहले बात तो शुद्ध मिलता ही नहीं, और मिलता भी है तो पसीना बहाने के बाद फिर आप दूध पीने के अधिकारी बनते हो। पहले दौड़ लगाइए, व्यायाम कीजिए, पसीने से अपनी बनियान को तर कर दीजिए, पूरे शरीर को तर कर दीजिए, उसके बाद दूध में खजूर उबाल करके आप पी जाइए। और माताजी ने आपको नारियल का दूध पिलाया था, अच्छा लगा? है अच्छा लगा तो, और बहुत अच्छा लगा। अब इसमें आप खजूर डाल सकते हैं, मीठा खांड आदि मत डालना, चीनी तो लेना नीचे, चीनी नमक मैदा ये सब चीज अपने घर से हटा दो, पूरा रिफाइंड साइलेंट किलर ये सब हटाइए अपने यहां से। इसी के साथ आप अपने घर में मीठे के स्थान पर खजूर का सेवन करें, किशमिश भी रखें अपने घर में, देसी खांड रखें, पुराना गुड़ रखें, पुराना गुड़ ऑर्गेनिक गुड़ रखें, इस शहद रखें, ऐसी चीजें मीठे के स्थान पर रखें। आप इसको पीस करके, नारियल को पीसने के बाद में पानी के साथ में, गर्मियों में पीना है तो ठंडा मटके का पानी, और अगर वैसे पीना है सर्दियों में तो आप गर्म पानी डाल करके उसको पीस दीजिए। पहले पीसना पड़ेगा, बाद में पानी मिलाना पड़ेगा, वरना वो पानी के साथ पीस नहीं पाएगा। इसी प्रकार से फिर आप उसमें शहद डाल सकते हैं। किसके अंदर? नारियल के अंदर शहद डाल सकते हैं, आप गुड़ डाल सकते हैं, खजूर उसके साथ ही पीस दो, खजूर उसके साथ ही पीस दो, कुछ डालने की आवश्यकता नहीं बची, आपके लिए पौष्टिक पेय हो गया। और किसी अतिथि को भी ऐसे परोस करके देखना, उसकी अंतरात्मा तृप्त हो जाएगी। तो भैया अपने जीवन को बड़ा साध करके रखना है, और एक मंत्र अपने घर की दीवार पर और जहां खाना खाते हो बैठ करके वहां भी लिख देना कि बिना भूख लगे भोजन करना पाप है। बिना भूख लगे अमृत भी आप अपने अंदर नहीं डालेंगे। कोई व्यक्ति कहना जी प्रसाद है, अभी कहां से? स्वर्ग लोक से मैं अभी उतर के आया हूं जी, ये प्रसाद है, ये ले लो। देखना कि भूख लगी है या नहीं लगी है। भूख नहीं लगी तो मुंह को मत चलाइए, फिलहाल बंद रखिए। बोला जी मैं ले लेता हूं लेकिन मैं अभी खाऊंगा नहीं। बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो कितनी मजबूती चाहिए आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में। कहीं भी आप चले जाते हैं, चाय मिलती है आपको जाते ही, चाय तो आपकी छूट गई सो छूट गई, अब उसे शुरू मत करना। चाय गई सो गई, माताजी से हर्बल पेय ले लेना। ये जो चाय पीते हैं आप, हम काढ़ा पीते हो ना, तो ये लेके चले जाना, अगर अच्छा लगे तो यही पीना अपने घर में। थोड़ा सा नींबू डाल सकते हो, और नींबू की बना के, दूध की भी बना के पीते हैं, और उसमें तब नींबू नहीं डालना, दूध बढ़ जाएगा। तो बहुत सावधानी रखो, और आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते रहो। मैंने प्रभात काल में आज आपको पूरा निचोड़ करके बताने का प्रयास किया है, और किसी का कोई प्रश्न तो पूछो। रोटी बिल्कुल नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? रोटी कितनी मात्रा में? सुनिए, सब रोटी खाओ कटोरी में, सब्जी खाओ थाली में। ज्यादा खाएंगे? आपको बात समझ में आ गई? आपने सब्जी हमारे यहां थाली में खाई है ना, आप सब्जी की मात्रा बढ़ा दीजिए,
सलाद की मात्रा बढ़ा दीजिए। अब उसका तरीका बताता हूं। और रोटी भी बनाओगे तो सब्जियां डाल करके तब बनाइएगा, सब्जियां डाल करके तब वो बनाइएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब सुनो आगे कहानी। पहले खाइए सलाद चबा चबा करके, सबसे पहले सलाद खाइए। मूली, शलगम, गाजर, मैं कहता हूं कच्ची मटर भी खाओ चबा चबा करके। जो कच्ची खाई जाने वाली चीजें ना, पालक भी कच्चा खाओ, मेथी भी कच्ची खाओ, जितना कच्चा खा सकते हो कच्ची कच्ची चीजें खा सकते हैं, चबा चबा करके खाइए। मैंने बरसीम बहुत खाई है कच्ची, खेत में जाकर के। वो कह रहे ना भैया खेती बता दो, तो खेती में जा खा लूंगा। तो बढ़िया थी आपकी बात। तो मैंने भी खेत में जाकर के खूब बरसीम खाई है, हरी हरी, उसके पत्ते पत्ते खूब खाए, ऊपर का तोड़ तोड़ करके, चबा चबा करके मुंह हरा हरा हो जाता था अंदर से खा खा करके। ये बचपन में जो जो मैंने उपद्रव किए थे वो सारे काम अब आ रहे हैं मेरे। और इसी तरह से खूब कच्ची लौकी खा के देखना, कच्चा पेठा खा करके देखना। जब कच्ची लौकी, कच्चा पेठा, इस तरह की चीजें खाओगे, हा, तो आपका जो पाचन तंत्र है इसमें कुछ रुकेगा ही नहीं, फालतू जो कचरा नहीं रुकेगा इसके अंदर। इसके बाद में थोड़ी सी सब्जी रखो, वो भी उबली हुई, सादा, बहुत मसालों की सब्जी नहीं रखना, जलन पैदा करेगी, बीपी बढ़ा देगी। अब सब्जी ले लीजिए, सब्जी खाइए, पहले सलाद खा लिया, फिर सब्जी से पेट भर गया। अब आप देखो जगह कितनी बची है, जगह बची है तो मुश्किल से जो सब्जियां डाल के आपने रोटी बनाई है, एक रोटी जो मैंने लहसुन वाली बताई ही या वैसे जो बताई है, एक रोटी भी नहीं खाई जाएगी। एक रोटी खाइए टिक्कर टाइप की बना करके, और चबा चबा के आराम से उसका स्वाद लीजिए। आपको सलाद का स्वाद अलग मिला, आपको सब्जी का स्वाद अलग मिला, आपको रोटी का स्वाद भी अलग मिला, और आप तृप्त हो गए, बढ़िया तृप्त हो गए। मक्खन, घी, दूध, इन सब का मैं तो विरोधी हूं नहीं, मैं विरोधी नहीं हूं, पर अपने शरीर की अवस्था को आपको देखना पड़ेगा, उसके आधार पर चलना है। ठीक है, इस बच्चे को दे सकते हैं, ये छोटा बच्चा बैठा मेरा है जी, ये बच्चा भी ले सकता है, लेकिन क्वांटिटी कम रखें, सलाद आदि भी रह सकते हैं। अभी आपके लिए मैं एक सूत्र दे रहा हूं, मेरी कंडीशन में अगर आपको खड़ा होना है वापस, तो आपके लिए एक ही है, अगर आप मेरी बात मानते हैं, आग पर पकी चीजें कुछ समय के लिए त्याग दो, अग्नि पर पकी हुई। जितना हो सके कच्ची कच्ची चीजों का सेवन करो, जितना कच्ची कच्ची चीजों का सेवन करोगे, शरीर छट करके बिल्कुल मेरे जैसा हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं था, मेरे बाजू ऐसी पतली पतली दिखाई दे रही ना, लेकिन अभी मजबूत है, इसलिए वो मैं तो बॉक्सिंग करता था और ट्यूब के ऊपर करता था, ट्यूब, बुग्गी वाली ट्यूब, बुग्गी होती थी हमारे यहाँ। तो सुनो अभी बता रहा हूं, तो वही बताने वाला हूं। तो ट्यूब पर अभ्यास करता था, इतना हिस्सा हमेशा काला ही रहता था। इसके साथ गुरुजी के पास जब आया तो प्रणाम भी वैसे ही किया था मैंने, पहलवान स्टाइल में। गुरुजी ने कुछ समय के बाद आग पर पकी मेरी सब चीजें बंद करवा दी। बंद करने के बाद जैसा अभी बैठा हूं आपके सामने, अब तो 70 किलो का है, लेकिन 60 किलो से ऊपर कभी नहीं रहा। तो कच्ची कच्ची चीजों में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, बहुत दम है, उससे ही आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आगे बोलो, क्या बोल रहे थे? फल में क्या क्या लीजिए मेरे जैसा? आप केला नहीं लेंगे, केला चीकू मत लीजिए, बाकी सब खाइए। गुरुजी, जैसे एक पोजीशन में मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाती, कभी इधर की दर्द रहता है, तो ये कैसे ठीक हो? बहन ऐसा है, अभी एक तो अभ्यास करते रहो, व्यायाम अधिक डेली करो, मालिश करो। आप हरी सब्जियों का सूप कुछ समय लगातार लो, और मैं कहता हूं दिन में 2 बार 3 बार सूप ही ले लो, सब्जी सूप, सब्जी सूप, सब्जी सूप, या हर्बल पेय ले लिया। इसके साथ में धूप में बैठ करके पहले मालिश करो सरसों के तेल की, गर्म करके रख लो। उसके बाद में सूर्य स्नान ले लो, सूर्य स्नान वही जो आपने किया है, सूर्य स्नान कर लीजिए। सूर्य स्नान करने के बाद बस उसको फिर गीले तौलिए से पूरे शरीर को पोंछ लो। आपके घुटने भी, घुटनों की मालिश अपने आप करो, टांगों की मालिश खड़े होकर करो, ऐसे। तो मालिश करके सूर्य स्नान करने के बाद इससे आपके जो पूरा सिस्टम है ना, ये इसमें लचीलापन आना शुरू हो जाएगा। इधर व्यायाम आदि अपना बढ़ाते रहो, अभ्यास करो। शरीर में भारी चीजें कम डालो, जितना भारी चीजें कम जाएंगी, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन उतना ज्यादा बढ़ेगा। अभ्यास बनाते रहोगे। और एक बार धरती पर बैठना बंद मत करना,
कल के व्याख्यान में बोल के आया हूं, 7 बार बैठना धरती पर, खाना धरती बैठ के खाना, सोने का प्रयास भी धरती पे करो कुछ समय तक। आप जितनी बार धरती पर रहोगे उतनी बार नीचे ऊपर जाओगे। अब यहां से जाओगे तो कुर्सी ढूंढोगे सीधा। मैं तो कहता हूं आगे से कुर्सियों को भी उठाकर रखवा देना मेरे को, तो ताला बंद। अगले शिविर में थोड़ा सा और मजबूती लाएंगे और अच्छे ढंग से और शिविरों को मैनेज करेंगे। अभी हमसे जो भूलें हो रही होंगी हम उनको भी सफाई कर देंगे, पूरा कर देंगे, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। ये सीड्स वगैरह नहीं ले सकते क्या? काय के सीड्स जैसे खरबूजे के अंदर क्यों नहीं ले सकते? किस टाइम में? प्रातःकाल में व्यायाम करने के बाद। व्यायाम करने के बाद सीड से ले लो, जो बीज आती हैं आप लीजिए, लेकिन हरी सब्जियां ज्यादा मात्रा में लेनी है, वरना सीड्स वजन बढ़ा देंगे, बता रहा हूं पहले ही। वो बूस्टर हैं और शरीर ग्रो करता है। तो आप बीज लीजिए, लेकिन सब्जियों की मात्रा, सूप, जूस, फल, है ना, ऐसी चीजें ज्यादा मात्रा में लें, अन्न कम मात्रा में लें। शरीर एकदम फिट होकर के चलेगा, परफेक्ट एकदम। शरीर में गांठें हैं जी, ये किस वजह से होती हैं? ये चर्बी की गांठें रहती हैं। चर्बी की गांठें हैं, ये भी ठीक हो जाती हैं जब आप रसीली वस्तुएं ज्यादा सेवन करेंगे, सूर्य स्नान करेंगे, मिट्टी का लेपन आदि करते रहेंगे, थोड़ा सा गड्ढे में शरीर को दबाते रहेंगे। गड्ढे में दबाएंगे आगे सर्दियों में। किस किस के पास जमीन है गड्ढे के लायक, जो गड्ढा खोद के कर सकते हैं? सुनिए जी, आप क्या करें गड्ढे में? अब सर्दियों वाला गड्ढा कैसा होगा? आप गड्ढा खोदिए, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, उसको उसमें गर्म पानी डालिए। डाला था क्या इधर? चलो हल्दी डालेंगे। आप क्या करेंगे, उसमें गर्म पानी डालेंगे आगे। गर्म पानी डालने के बाद अब आप उसमें लेट जाइए। लेटने के बाद, क्योंकि जमीन को आपने गर्म कर लिया, अब उसमें भाप उठ रही है, अब आप लेट गए, उस भाप को भी वहीं दबा दो, खुद को भी दबा दो। अब क्या होगा, आपकी जो कमर असंतुलित हो रही है, आपका जो स्ट्रक्चर असंतुलित हो रहा है, शरीर में टेढ़ापन आता जा रहा है, मतलब कमर झुक रही है, वो भी ठीक होगी। शरीर के कई विकार अपने आप दूर होंगे और जो गांठें बनी हुई हैं वे भी डिसॉल्व हो जाएंगी। अगली बात, एक गड्ढा और है, वो है गर्म मिट्टी, ऐसे घोल वाला मिट्टी का घोल बना करके उसके अंदर घुस जाओ। गर्म घोल होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना, सहन करने लायक। उस गरम घोल में घुस जाइए, गांठे माठे सब गई। इतना बढ़िया, ऐसे ऐसे मिट्टी के प्रयोग हैं, एक से बढ़कर एक मिट्टी के प्रयोग हैं। और जैसे शरीर में त्वचा रोग है, त्वचा रोग में ठंडा पानी, ठंडी मिट्टी लगानी चाहिए। ठंडी मिट्टी के टब में घुसो या गड्ढे में घुसो, आपकी इच्छा है। आपके लिए एक बात मेरे मस्तिष्क में और आई है कि आप वो क्या करें, जो टब लाइए गोल, थोड़ा सा ऊंचा साइज का, ऊंचा, इतना ऊंचा, उसमें आप गर्म पानी भर के पालती मार के उसके अंदर घुस जाओ, उसके अंदर बैठ जाओ। बड़ा टब लाइए, उसके अंदर बैठ जाइए। और एक काम और करेंगे, एक यहां तक कपड़ा, एक किसी में छेद कर दो कपड़े में, ससुरे में, गाली दे रहा हूं, ससुरे में कह रहा हूं, तो ये ऐसे ऐसे करके ताकि मुंडी निकल जाए, मुंडी निकल जाए, ऐसे टब के चारों तरफ उसको ढक दीजिए और उसके अंदर पालती मार के बैठ जाइए। बस हो गया काम। ये समझ लो कि अगर यहां तक आपके पास में ऐसा टब ले लिया कि पालती मार के बैठे और यहां तक पानी आया हुआ है और आपने पूरा ढक दिया है, तो भैया वो टब और वो पानी आपको रिपेयर कर देगा। सब अंदर, पूरा का पूरा बॉडी। लेकिन एक काम और करना, सिर पर ठंडा कपड़ा तौलिया अवश्य रख लेना। कभी कहोगे मेरे तो गुस्सा बहुत आ रहा है, नहीं भस्मा शुरू हो जाओगे, मेरा हाथ फ्रीज हो रहा है, ये ऊपर नहीं उठता, उठेगा। बहन एक काम करना, आपको बताया था मैंने, एक ईंट लेना, बड़ी वाली जो होती है, पूरी साबुत ईंट, साबुत ईंट लेकर के ऐसे आप उसको हिलाना, हाथ को ऐसे करके धीरे धीरे हाथ हिलाओगे। जब पीछे तक जाएगा हाथ, तो पीछे वाला जब आएगा प्रेशर से तो हाथ को ऊपर लेके जाएगा, अपने आप ही ऐसे बढ़ाएगा। कुछ ही समय में 15 दिन कर लेना, और दोनों से करना, दोनों से ऐसे करना। जब आप दोनों से ऐसे दोनों हाथों में ईंट लेकर जब ऐसे बाजू हिलाओगे
तो आपकी जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या है यूं ठीक हो जाएगी बिना दवाओं के। क्या गजब का ट्रीटमेंट है। बात क्लियर है? और बोलो जी जी। नहीं तब, अरे तब तो एक काम करो, रुको रुको। मैंने देखे हैं कुछ हरे हरे से नीले नीले से डब्बे आते हैं, वो आते हैं और ड्रम आते हैं, ड्रम। 200 लीटर का ड्रम आता है, उसको 2 बड़ा लो। अरे मैं ये कहता हूं किसी के पास पुरानी कोई टंकी रखी है, टंकी को ऊपर से कट कर दो, उतना साइज के हिसाब से उतना कट करके उसको यूज कर लो। ऐसा कुछ भी जो पानी की टंकी है काली वाली, ऊपर से कवर कैसे करना? कपड़े से कपड़ा ढक लो। वो इसलिए ताकि भाप जो उसके अंदर आ रही है ना, धीमी धीमी भाप, वो आपको ही मिलती रहेगी। तो जल चिकित्सा है ये। जैसे प्रोस्टेट की समस्या इसका वो भी उसी में जा चली आएगी। आपको जो से यूटीआई हो या प्रोस्टेट की समस्या हो, इन सब के लिए कासनी काम करेगी। और पानी का टब में आप बैठेंगे तो वो काम करेगा। इसमें कासनी का उपयोग किस तरह से करना है? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। प्रोस्टेट और इसमें सब में एक तरह। उस कासनी में भी एक ही जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। कासनी के बीज बताए थे ना मैंने, पीस के उसका रस बना के पीना है। खाली पेट में हमारा दिन में 2 बार ले लो और खाना खाने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले या बाद में ऐसे ले लो। हाँ जी, वेरिकोस का तो इसको ऐसा कर सकते हैं। वेरिकोस के लिए तो अभी आप अपनी आंतों को साफ करें, अपना स्टमक को साफ करें, वही कुंजर क्रिया आदि करके। बेटा ये रोग तो यहाँ का लग रहा है, टांग का, लेकिन ये आपकी आंतों में जमा पड़ा रोग। अभी जो आना चाहिए ना, क्योंकि दिन कम रह जाते हैं, तो आगे देखेंगे महीने में 1 ही कैंप लगाएंगे, पर वो भी 10-10 दिन के लगाएंगे। बात समझ गए मेरी? महीने में 1 ही कैंप लगे भले ही, पर लेकिन वो 10 दिन का लगे कम से कम। 10 दिन के कैंप में फिर बात बन जाएगी काफी। फिर हम मैनेज कर लेंगे कितने दिन उपवास करना है, कितने दिन क्या करना है, फिर उसको हम सेट कर लेंगे। आपको लिए क्या करना है, वेरिकोस की समस्या के लिए नमक छोड़ देना चाहिए, चीनी को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और गर्म पानी से सिकाई करके ठंडी मिट्टी का लेप लगाओ। ठंडी मिट्टी का लेप लगाने से आपकी टांगें ठीक हो जाएंगी। और मेरे यहां तो इसी में ठीक हो जाती हैं। दिखाने एक बार नसें कैसी हैं, दिखाओ जरा टांग। अरे बड़े कपड़े पहने आज तो, कुछ भी नहीं, ना के बराबर है। अच्छा आ जाओ, खड़े हो जाओ, मंच पे चढ़ के आओ मेरे पास, दौड़ के मंच पे आओ, मंच पे आओ, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मिट्टी का लेप लगाना, और जब खड़ी हो ना तो उस पर बर्फ रगड़ना, सिकाई करके बर्फ रगड़ना। देखो बेटा, अरे बर्फ रगड़ लेना बस। ये कालापन तो मिट्टी से जाएगा। आरोग्य अमृत का सेवन करते रहना, कासनी का सेवन करना, बहन मसाले आदि मत खाना, और तली हुई चीजों से बचाव करके रखना, तो आप अंदर से ठीक होगा फिर ये। और शुद्धि क्रियाएं बीच बीच में करते रहना, और मिट्टी का लेप करते रहना। वीक प्रॉब्लम है जी, उसके लिए वीक प्रॉब्लम किसको है? लड़के को है। लड़के से बात करेंगे आप, ऐसे बात नहीं मिलेगी। तो बवासीर का ऑपरेशन करवाना चाहिए डॉक्टर? आवश्यकता ही नहीं है। कब्ज का बिगड़ा हुआ रूप बवासीर है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, कब्ज ठीक हो जाएगा। ओ कब्ज ठीक कर लो। वो कहते हैं ना भाई तुम राजा को पकड़ लो, सारे सब अपने आप कब्ज में हो जाएगा, ऐसे होता है। गुरु जी ये कदम बीच मार बात छोड़ दो। आपके बताऊं आपने क्या बात कही है? थोड़ी सी मेरी बात सुनो, हंसी के लिए बता रहा हूं। एक जगह मेरा शिविर लग गया। अब वो शिविर लग गया नोएडा में, और एक कम्युनिटी सेंटर में। अब जी उसमें बहुत भीड़, क्योंकि जब बाहर जाती भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाती है। तब क्या हुआ जी, उसके सामने था नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में जो पेशेंट थे और जो वहां आते जाते थे, उन्होंने देखी भीड़ किस चीज की है, और बाहर पोस्टर लगे बड़े सुंदर सुंदर, बैनर बना के लगा रखे थे। बोले यहां तो झट से बीमारी ठीक हो रही है। बोले मिट्टी लगा लगा के बीमारी ठीक हो रही है। और उसके बाद में जो उससे नर्सिंग होम से भी निकल करके वो सारे के सारे पेशेंट मेरे पास आ गए। अब उसके बाद क्या हुआ, वो भी ठीक हो लिए,
बोले हम तो इतने समय से वहां चक्कर खा रहे, इतने समय से वहां दुखी हो रहे, अभी तक तो ठीक नहीं हो, दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिया, आपने तो पैसे भी ना लिए। और वो फ्री कैंप था, बोले पैसे भी नहीं लिए। अब जानते क्या हुआ, उसके बाद में नर्स और जो उनके उधर सिस्टर जो होती हैं, वो सारे के सारे ऊपर खड़े होकर के मेरा प्रोग्राम देखते रहते थे। ये पूछते थे पता नहीं कब खत्म हो गए हो कब खत्म होगा। तो भैया ऐसे ही कई जगह काम हुआ है, तो आप चिंता ना करें, आप भी सेवा कर रहे हो, आप इसी ढंग से सेवा करना जो मेरा ढंग है। वैसे हमने चिंता कुछ नहीं गुरु जी, जब तक हमारे मित्र और लोग बेचने वाले हैं, फास्ट फूड बेचने वाले हैं और ऐसे बनाने वाले हैं, कोई चिंता नहीं। ये तो इन्होंने बढ़िया बात पता है, जब तक फास्ट फूड वाले आपके मित्र हैं तब तक आपके ये लोग आते रहेंगे आपके पास। कमाल कर दिया आपने तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बोलो, आंखों की रोशनी, कच्ची गाजर खाओ, कच्ची गाजर खाइए, प्रातः काल में तालियां बजाइए, सरसों का तेल हाथों पर लगा करके, ठीक है, और खूब उनको मल करके रगड़ के अपनी आंखों की सिकाई कीजिए। और प्रभात काल में सूर्य का दर्शन करें और उसको देखें, सूर्य को देखें, और वहीं पर अनुलोम विलोम करें, बैठ करके खड़े होकर के, और बाहें फैला करके सूर्य का वेलकम करें। अच्छा, नारियल का तेल और सरसों का तेल कौन सा लगाना चाहिए? नहीं, सुनो, जिसको त्वचा के रोग हैं, त्वचा रोग है, वो नारियल तेल लगाइए। और जिसको त्वचा रोग नहीं है, सिंपल सामान्य वैसे पूछ रहे हैं, सर्दियों में आप सरसों के तेल की मालिश करें, सरसों का तेल बेस्ट। तिल का तेल भी ले सकते हैं, जिनको अर्थराइटिस है वो तिल का तेल भी मल सकते हैं, अच्छा है। अर्थराइटिस की समस्या डिपेंड करती है अभी उसकी स्थिति पर, कैसी स्थिति है उसके आधार पर ही वो सब समाधान हो सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था है तो फास्टिंग और शुद्धिकरण। फास्टिंग, बार बार ये जो बोल रहा हूं उसको आगे ध्यान रखना, जब आओगे कभी मेरे पास तो पहले आने से पहले फोन करना कि हम अब आना चाहते हैं, गुरुजी घर से क्या खा के आए, क्या हमें उपवास करना है, पहले फास्टिंग के लिए सोच के आना। तो जितना फास्टिंग होते ही जो जकड़न है वो सब खत्म हो जाती है फास्टिंग से। दवाओं से ठीक नहीं होगी, दवा मत पूछना मुझसे, ना किसी देसी दवाई बताऊंगा ना विदेशी दवाई बताऊंगा। यो तो मैंने बताया भी था, हार श्रृंगार की पत्तियों का काढ़ा बना के पी लेना, लेकिन विकार अगर अंदर भरा पड़ा है तो विकार उसको पहले दूर करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। ये जो खट्टी डकारी आई थी कल जी, हो गई थी, तेजाब बन गया था। हाँ जी, तो आने लग रहा था, वो अब जो है ना वो घर जा करके हम इसको कैसे निकाला जाए? हाँ, आपको मैंने इसका समाधान करके बता दिया। इतने लंबे मेरे व्याख्यान में बहुत कुछ आ चुका है। शुद्धिकरण करते रहना, अभी शुद्धिकरण करते रहना। और जब आपको लगे ना कि छुट्टियां हैं कुछ समय, तो घर में थोड़ा सा छोटा सा फास्ट भी कर सकते हो, उपवास। 1 दिन का उपवास कर सकते हो सप्ताह में, लेकिन पानी पर होना चाहिए, पानी पर। और एक गलती मत करना, उपवास करते समय दिन में 2-3 बार वमन करना चाहिए, 2-3 बार, और नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। 2-3 बार क्या करना चाहिए? कुंजर क्रिया, वमन। चलिए हो गया जी। अब खाने के लिए नहीं, बिना नमक के कुंजर क्रिया, खाने के लिए सरसों का तेल ठीक है। सरसों का तेल ठीक है। मैंने तो हार श्रृंगार की पत्ती का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हो? अरे एक पत्ता लेके, 2 पत्ता लेकर के, 1 पत्ता लेकर के, बड़ा पत्ता होता है, उसमें 3 होते हैं क्या, वो 3 पत्ते होते हैं ना इकट्ठे। हाँ, तो एक बस तीनों लेकर के आप उसमें डाल दो, बाल करके चाय की तरफ पी जाओ। चलो अभी हो गया। ये किस चीज के लिए होगा? हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी, अर्थराइटिस। दालचीनी कितनी यूज करनी गुरुजी, चाहिए? आप आप दालचीनी बता रहे थे। हाँ जी, हार श्रृंगार के पत्तों से या मतलब हार श्रृंगार के काढ़े को आता है, बनाया जाता है जी। शादिका का ऐसा पेशेंट ठीक करा जो पीजीआई, पटियाला, फोर्टिस सब जगह थक चुका था। हाँ जी, हार श्रृंगार बहुत गलत चीज। बस एक ही बात और है, ये शुद्धिकरण आपकी समझ में आ गया थोड़ा। और चैनल, निरोग भारत चैनल जिंदा है, वो बहुत सुख देगा आपको, बहुत काम करेगा। जी, दालचीनी जो आप बता रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल में दालचीनी लेनी चाहिए, वो कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, किस तरीके से लेनी चाहिए? दालचीनी 1/4 चम्मच, या ऐसा करो ना, अर्जुन की छाल और दालचीनी दोनों ला करके रख लो,
बराबर मात्रा में। और उसके बाद में फिर आप दालचीनी को आप चौथाई चम्मच लेकर के 1 कप पानी में उबाल करके वैसे पी जाओ, सिप सिप कर। हाँ जी जी, चलो भैया, ओम शांति, धन्यवाद।